सोशल मीडिया की ताकत वैसे ही है, अब आप लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपने तय करना है, पर मैं इसको वैसे ही मानता हूँ। ये एक एटम है। बिल्कुल। एटम से आप की इच्छा है कि आप उससे परमाणु बम बनाएं और विध्वंस करें। जी जी। और एटम से आपकी इच्छा है कि आप उससे बिजली बनाएं और वो बिजली निर्माण के कार्यों में आया। जब इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ ये 90 के दशक में जी। तब हिंदुस्तान ने देखा कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या होती है। जब अमेरिका से जहाज उड़ते थे और इराक पर हमला करते थे। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मो और भाई देसी देख बिना ब्रेक। आज का जो हमारा प्रोग्राम है घना खास है और आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वह भी घने खास हैं। वरिष्ठ पत्रकार और हरियाणा सरकार में मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता। सबसे पहले तो मेहता साहब हमारे दर्शकों ने राम राम कर। राम राम जी, राम राम। अरे भाई बड़ी न्यून क्या कर रहे हैं टोटा कर बड़ी मुश्किल से जो है मेहता साहब का जो टाइम है बड़ा कीमती टाइम है वो हमने कटवाया है। और आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी मीडिया का बदलता जो स्वरूप है। अगर मैं बात करूं हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की तो कलकत्ता तय उदंड मारतंड नाम से समाचार पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था मेहता साहब। जीव तक लेकर और ईब तक इतने उतार चढ़ाव आए हैं पत्रकारिता में कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो मेहता साहब क्योंकि इनके बाल आप देखोगे तो सारे बाल सफेद कर रखे हैं इन्हें, लेकिन ये सफेद बाल न्यू को नहीं हो न्यू क्या कर रहे हैं भाई यूं गांव में खड़े होकर को नहीं कर रखे, तजुर्बा हो रहे हैं। आंकड़ों के लिए अगर मैं बात करूं तो फेमस हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता, आंकड़ों के जादूगर। लेकिन उस जादूगरी की भी बात करेंगे उससे पहले मेहता साहब ने खंगालेंगे पत्रकारिता की। अगर बात करें मेहता साहब शुरुआत कैसे हुई, किस ढंग से हुई, और आज की जब मैं बात करूं तो पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो किसा हो गया, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डाल दो जी। नहीं, अगर तो आपने मेरी शुरुआत पूछी है तो मैं उससे शुरू करता हूँ, और अगर आपने मीडिया के बारे में ओवरऑल पूछना है तो मैं उससे शुरू करता हूँ। दोनों उठा पटक करते। और सबसे पहले दर्शकों तो ये आपका, क्योंकि जो आपकी शुरुआत की अगर बात करूं और आज जिस लेवल पे जिस मुकाम पे आप पहुंचे हो इसके लिए संसार क्रांति समूह की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं तो एक छोटे से गांव में पढ़ा हूँ जी, और मुझे कोई गॉड गिफ्टेड ही था कि मेरी कलम बहुत बढ़िया चलती थी। तो 9वीं क्लास में जी मैंने अपनी पहली खबर लिखी थी, और वो उस वक्त के संपादक ने उस खबर को काट छाट किए बिना पहले पन्ने पे लगाया स्टूडेंट लाइफ में। हाँ। तो मेरा जो है ना फिर हौसला बढ़ गया। वो कहते हैं छोटी सी उम्र में लग गया रोग। हाँ, जो भी मेरा फिर हौसला बढ़ गया तो मैंने फिर उस पर ना ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। और वो करते करते सफ़र जैसे शुरू हुआ, फिर नेशनल अखबारों में गए, फिर जब दिल्ली आ गए, दिल्ली में फिर एक बड़ा सपना जाग गया कि अपना चैनल होना चाहिए। और वो चैनल भी जिस वक्त मैंने शुरू किया तो सच्ची बात यह कि मुझे ये नहीं पता था कि जो कैमरा मैन है वो कैमरा कुकर पकड़ा करे। मतलब एक बात आप भी देसी सारी जाना आप भी हैं, कुकर पकड़ा करे। तो वो बस ये था कि चीज़ों को पकड़ने की जो एक मेरे में क्षमता थी। तो ये जो मैंने टोटल टीवी जब लॉन्च किया तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, ना पैसे थे ना संसाधन थे। हाँ, जो कोई एक मेरा पार्टनर था पानीपत से, वो भी अपना इस फील्ड से नहीं था, इसलिए वो दब के पैसे लगाने के मूड में नहीं होता था। लेकिन जब आदमी के पास कुछ नहीं होता और कुछ करने की इच्छा शक्ति बलवान होती है तो रास्ते निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उस वक्त एक स्टूडियो बनाने की कॉस्ट, ऑटोमेशन का स्टूडियो, ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी जी 27 करोड़ रुपए लगती थी। मायने रखती है जी। मतलब कई बार तो कुछ दर्शकों ने न्यू भी कौन भी रहा कितनी जीरो लागे। तो मैंने उसको स्टडी करते 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 देश में पहला चैनल था, पहला स्टूडियो था जो फुली ऑटोमेशन पे मैं सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए में ले आया, लगाया। यानी कि कॉस्ट कटिंग की अगर बात करें तो जबरदस्त मतलब जो है ना इसमें आपने बाद में जिस टेक्नोलॉजी और जितने उसको मैंने यूज किया उसको इस देश की 142 कंपनियों ने स्टडी करके अपनी कॉस्ट कटिंग की और मेरे वाले सॉफ्टवेयर पे आए, जबकि मैं पहला आदमी था। यानी कि मेहता जी ने जो रिसर्च करी उसके ऊपर फिर दुनिया ने रिसर्च करी। दूसरा मेरा ये था कि मुझे ये लगता था कि मैं हरियाणा से हूँ, एक तो हरियाणा का चैनल थोड़ा सा हमारा ज्यादा होगा। हरियाणा का टीवी इंडस्ट्री में आदमी नहीं पाता था, कोई 1 2 4 घूमते फिरते इधर उधर से आगे पीछे होंगे, नहीं थे। और दूसरा अगर किसी को हाथ डालते थे तो वो महंगा बहुत था। हम आज तक या बड़े नेशनल चैनलों के हिसाब की तनख्वाह दे नहीं सकते थे। बिल्कुल।
तो मैंने सारे जो लड़के यंग पढ़ के आए थे, लड़कियां पढ़ के आ रही थी, अभी रास्ते में ही थी, मैंने सारे वो उठा लिए और उनको ट्रेनिंग दे दी। 6 महीने ट्रेनिंग वो स्पेशल 26 मूवी देख लियो भाई। वो ट्रेनिंग दे के मैंने बालक खड़े करने शुरू किए। साल, 1.5 साल, 2 साल तो हमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई जी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में, आपको पता होगा कि दिल्ली में सीलिंग शुरू हुई थी और बड़े तगड़े लेवल पे, तो उस वक्त मैंने एक पोजीशन ली। जिस तरह की सीलिंग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, मीडिया वाले भी डरते थे, पर मैंने एक पोजीशन ली कि भाई दिल्ली को बसे हुए जुम्मा 50 साल हुए हैं। आधी दिल्ली तो पाकिस्तान से माइग्रेटी लोगों ने बसाई है, बिल्कुल ठीक बात। उनकी अभी एक पीढ़ी सेटल ही नहीं हुई और उससे पहले ये लठ चल पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, जो एक मतलब, हालांकि लोग डिफेमेशन से भी डरते हैं, पर मैंने उसमें बड़ा तर्कपूर्ण बात की भी इसका भी एक नमूना जो है वो एंटी पब्लिक नहीं होना चाहिए। जी जी। भाई आप एकदम एक सिरे से लग जाओ। तो मैंने जो अपने एडिटोरियल में यंग लड़के थे उनको एक लाइन बता दी कि सीलिंग के बाद लोगों के जीवन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे खराब हो रही है, इसको एक आजादी की तरह एक मिशन बना लो। और 32 रिपोर्टर थे, 32 के 32 उतार दिए जी। 3 महीने में टोटल टीवी लोग ऐसे देखा करते थे जैसे स्टार क्रिकेट पे क्रिकेट का मैच देखते हैं। यानी जुनून हो गया था लोगों को। मेरे को ये पता इसलिए लगा कि एक दिन मैं अपने दफ्तर से निकल के और नाई की दुकान पे कटिंग कराने पैदल गया बिना कार के। जी जी। तो नाई की दुकान के सामने मजबा लगा हुआ था, लोग टीवी देख रहे थे। तो मैंने सोचा ये कोई मैच आ रहा होगा। एक तरफ आपको देखने लग रहे, मैंने कहा कोई मैच आ रहा होगा। तो मैं जब अंदर गया तो वो टोटल टीवी लगा के देख रहे थे, सारा का सारा मजमा टोटल टीवी का था। उस दिन मुझे समझ आई टोटल टीवी की ताकत। बिल्कुल। तो मैं साहब, आपने लगभग न्यू कैस कहा हमारे दर्शकों थी कि आपने पत्रकारिता का हर दौर देखा है। वो दौर भी देखा है जब प्रेस नोट लिख के बस में पकड़ा कर दे और वो स्टूडियो तक पहुंचा करता संपादक तक, और आज वो दौर भी है कि एक क्लिक में जो है ना न्यूज बड़ी तेज गति से वायरल हो जाती है। तो इसमें अंतर क्या, चुनौती क्या आई पत्रकारों के लिए, पत्रकार साथियों के लिए, और पत्रकारिता में निखार की जब मैं बात करूं, कई सवाल एक साथ कर दिए। कोई बात नहीं। देखो धर्मो जी, प्रकृति जो है ना वो हमेशा बदलाव चाहती है, जी। ठहराव नहीं चाहती है। आपने सुना होगा प्रकृति का नियम है बदलाव, परिवर्तन। बिल्कुल। समाज जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे पत्रकारिता का भी स्वरूप बदलता है। पत्रकारिता अपना स्वरूप समाज की जरूरतों के हिसाब से चेंज करती है। इसको बड़े कम लफ्जों में हम आज़ादी से ले लेते हैं। जब देश में आज़ाद देश नहीं हुआ था, उससे 5 साल 10 साल पीछे जाओ तो पत्रकारिता एक मिशन थी, देश को आज़ादी करवाने का एक आंदोलन था। जी। तब आपने अंग्रेजों के बारे में कोई खबर नहीं देखी होगी। हर मीडिया जो है वो पूरा पिला हुआ था कि देश को आज़ाद कराना है। उस वक्त देश आज़ादी की भावना बहुत स्ट्रांग थी। उस वक्त पत्रकार कोई कमर्शियल इंटरेस्ट, कोई मालिक, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं देखता था। बिल्कुल। बहुत से तो हमारे जो आज़ादी के नेता हैं वो अपना अखबार निकालते थे। हाँ, चाहे वो भगत सिंह की अगर बात करें तो नरेंद्र के नाम से उनका संपादकीय आता था। संपादकीय आता था। आज़ादी के 10 साल बाद तक लोगों पे कांग्रेस का नशा रहा। उसके बाद पत्रकारिता बदली, क्योंकि लोगों को आज़ादी की भावना जो है वो पूरी खत्म हो चुकी थी कि आज़ाद हो गए, अब कुछ और सोचना है। फिर लोगों में तरक्की की, अपने वेतन भत्तों की भावना आने लगी। उसी के हिसाब से फिर अखबारों का स्वरूप बदलने लगा। फिर कांग्रेस का नशा चढ़ा हुआ था। धीरे धीरे 5 प्रदेशों में दूसरी सरकारें आ गई, कांग्रेस का नशा उतरा, तब पत्रकारिता का स्वरूप बदला। फिर एक समय ऐसा आया कि पत्रकारिता जो है वो धनाढ्य व्यक्तियों के हाथ में चली गई। अखबारों के मालिक धनाढ्य हो गए, यानी कारपोरेट घरानों के पास, कारपोरेट के हाथ जैसे ही आई तो उसके बाद समाज के इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते गए। जी। आज़ादी की जो भावना थी या राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो डाइल्यूट होती गई और कमर्शियल इंटरेस्ट पावरफुल होते गए। जी जी। उसके बाद दौर आया जब इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ, ये 90 के दशक में। जी। तब हिंदुस्तान ने देखा कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या होती है। जब अमेरिका से जहाज उड़ते थे और इराक पर हमला करते थे और उसको हम लोग CNN पर देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री आई। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने देखा कि भाई ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है जी। ये दूसरी टेक्नोलॉजी से सस्ती भी है और अच्छी भी है। आपको ध्यान होगा कि जो हमारा लाइव का दौर आया वो 95 के बाद आया। 95 के बाद पहले सबसे पहले जैन स्टूडियो आया, जैन न्यूज आया, उसके बाद फिर जी न्यूज आया, उसके बाद फिर आज तक आया और फिर उसके बाद लाइन लग गई। फिर ये एक
लाइव का दौर आया। लाइव वाला। अब 20 साल 25 साल हमने उस लाइव के दौर को देखा है। अब एक सोशल मीडिया का दौर आया है। ये बिल्कुल। अब करंट टॉपिक की अगर बात करें, सोशल मीडिया का दौर, मैं इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो कायदे से सोशल मीडिया ने देश के हर नागरिक को आज़ादी दी है। सोशल मीडिया से पहले अगर मुझे अपनी बात कहनी है तो मुझे टीवी या अखबार में जाके जोर मारना पड़ता था कि मुझे अपनी बात कहनी है। कोई सुने ना सुने उसकी मर्जी, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती थी। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया में अब हर पढ़ा लिखा व्यक्ति पत्रकार है। बेशक उसकी भाषा और उसमें 100 विवाद हो सकते हैं स्टाइल पे, लेकिन वो अपनी उसकी बात पहुंचती है। तो सोशल मीडिया की ये ताकत है। सोशल मीडिया की ताकत वैसे ही है। अब आप लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपने तय करना है, पर मैं इसको वैसे ही मानता हूँ। ये एक एटम है। बिल्कुल। एटम से आप की इच्छा है कि आप उससे परमाणु बम बनाएं और विध्वंस करें। जी। और एटम से आपकी इच्छा है कि आप उससे बिजली बनाएं और वो बिजली निर्माण के कार्यों में, यानी उसके दोनों प्रयोग हो सकते हैं। दोनों प्रयोग हो सकते हैं, निर्माण के कार्यों में काम आए। तो इसका, इस मीडियम का हर आदमी को, हर व्यक्ति को बड़ा ही समझ से और संजीदगी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक गलत खबर बहुत लोगों की जिंदगी खराब कर सकती है, माहौल खराब कर सकती है, उनमें तनाव पैदा कर सकती है, डिप्रेशन पैदा कर सकती है। अभी आप इस कोरोना के दौर में भी देख लो कि यूरोपियन मीडिया के दिमाग में एक बात थी कि पिछली लहर में, पहली लहर में मोदी ने जंग जीत ली, वैक्सीन भी बन गई, बिल्कुल, और हिंदुस्तान बिना डिस्टर्ब हुए कोरोना से पार हो गया। तो एक नेचुरल जेलसी होती है कि हम तो प्रोग्रेस्ड कंट्री है, वो प्रोग्रेसिव कंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार अब के फंस गया सेकंड वेव में, अब के इसको उड़ाओ। तो यूरोपियन मीडिया से हिंदुस्तान के खिलाफ नेगेटिव खबरें बहुत चली। 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, यानी सोशल मीडिया वार है एक तरह से ये। 4 लाख हो गए। भाई हम हैं भी तो 140 करोड़, परसेंटेज तो निकाल लो हमारी। ठीक बात, हम थोड़े तो नहीं हैं। सही। हैं 2 मिला के, मैं और चीन मिला के हम पूरे वर्ल्ड की 27-28% आबादी, 30% तक हम 2 हैं मिला के। तो हम सारे 200 से ऊपर कंट्री है, तो हम सारे 70% में हैं। तो हमारे 4 लाख का हुआ क्यों फैला रहे हो? उसके बाद उसको हमारे देश के सोशल मीडिया ने उस भावना, उस चीज को समझा नहीं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी ने मल्टीप्लाई कर दिया कि जी मर गए, दिल्ली में तो कुछ है नहीं, ना हॉस्पिटल है, ना ऑक्सीजन है, ना। उससे क्या हुआ कि मैं इसका वो विध्वंस वाला पक्ष बता रहा हूँ, फिर इसका मैं एनर्जी वाला पक्ष बताऊंगा। एनर्जी वाला बताएंगे। तो क्या हुआ कि लोग डर गए। डरने के बाद लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर महंगे सस्ते घरों में खरीद के रख लिए, जो दवाई जरूरत नहीं उसको उठा के अपने फ्रिज में जमा कर लिया। और बहुत से लोग, मैं मानता हूं कि कोरोना के को लेके जो खतरनाक तरीके की खबरें देख रहे थे, सुन रहे थे, लोगों को मरते हुए देख रहे थे, बहुत सारा एक परसेंटेज जो डेथ का है उसमें डर से भी लोग मरे हैं, मरे हैं। बीमारी की बजाय डर से ज्यादा मरे। अब इसका आप आ जाओ पॉजिटिव पक्ष। इसका पॉजिटिव पक्ष, जिन्होंने एटम को एनर्जी के रूप में यूज किया। हमारे देश में ऐसे बहुत से एनजीओ थे जिन्होंने कहा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजेंगे, दवाइयां देंगे, पैसा देंगे, दान देंगे, कुछ करेंगे। और बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन भी थे जिन्होंने मनोबल बढ़ाया। हमारे वाले मुख्यमंत्री का नंबर उसी में ही आता है, जिन्होंने हमेशा, एक खबर आपने नहीं सुनी होगी कि उन्होंने कोई डर, उन्होंने हमेशा मनोबल बढ़ाया, ये कर देंगे सब। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा। यानी मोटिवेशनल जो पार्ट है वो भी देखने को मिला सोशल मीडिया का। तो जैसे ही पिछले 15-20 दिन से ये शुरू हुआ कि जी डेथ रेट कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो लोगों का मनोबल बढ़ गया। लोगों ने गाँव में जो छिपके घूम रहे थे, डॉक्टर के नहीं जाना, वो खुल के अपनी टेस्टिंग कराने लगे, बाहर आने लगे, जागरूकता आई। तो ये जो है ना, ये मीडिया ड्राइव करता है, सोशल मीडिया फास्ट ड्राइव करता है। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया कॉस्ट फ्री मीडियम है, मतलब इसकी वो कॉस्ट नहीं है, लागत नहीं है। हाँ, लागत नहीं है। तो ये, और इसने हर सुलझे हुए व्यक्ति को पत्रकार बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें मेरा अगला जो सुझाव है, चाहे वो एक प्रोफेशनल पत्रकार है आपकी तरह, चाहे वो एक आम नागरिक है जो सोशल मीडिया को यूज करता है, उसको उसका इस्तेमाल ये सोच के करना चाहिए कि मेरी खबर से किसी का
नुकसान नहीं हो। मेरी खबर से घटना तो उजागर हो, कोई नफा नुकसान भ्रष्टाचार घोटाला कुछ भी हुआ है वो तो उजागर हो, पर किसी का नुकसान नहीं हो। बहुत बड़ा संदेश है मेहता साहब का, यानी कि सोशल मीडिया पे जो वायरल करे हैं, यानी कि जो मैसेजिंग या फिर आगे प्रेषित करें, जो उस सामग्री में ऐसी मिलावट ना करो जिसकी वजह से उसका खामियाजा जो है वो पूरे समाज को भुगतना पड़े। जी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जी, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक नहीं है जी। मैंने तो फिलहाल अगर मैं साहब मैं बात करूं तो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण पद है हरियाणा सरकार के अंदर, जिस लेवल पे आप पहुंचे हो, इसमें क्या गुंजाइश आप मानो हो, किस तरह के सुधार की संभावना का प्रयास आप लोगों का रहेगा, खासतौर पे हरियाणा के अंदर सोशल मीडिया का जो स्वरूप है? देखो मेरी तो दो कोशिशें हैं। एक तो जो यंग ब्रिगेड अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आगे आ रही है जी, उनको ठीक ठाक फिल्टर करके सही दिशा में लगाना, और सरकार के जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ बैठ के अगर बड़े घरानों को अगर बिजनेस जाता है, विज्ञापन जाता है, तो मैं सोशल मीडिया को भी उस लाइन में लाऊं, क्योंकि अभी तक सरकारों का बिजनेस जो है वो दो मीडियम को जाता है, या टीवी को जाता है, रेडियो को जाता है, वो एक ही बात है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई, वायरलेस इंडस्ट्री हो गई, और एक प्रिंट हो गई, इन दो को जाता है। तो एक तीसरे मीडियम को भी मुझे जोड़ना है, यानी कि ब्लॉगर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, सोशल मीडिया के जितने भी स्वरूप हैं उनको कैसे अंदर ले सकते हैं, ताकि जब उनको थोड़ा सा आर्थिक सपोर्ट मिलेगी तो उनकी डिपेंडेंसी बाजार पे कम होगी। जब बाजार की निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाएंगे, तो बाजार पे जब उनकी डिपेंडेंसी कम होएगी तो वो थोड़ा सा और बेटर कंटेंट दे पाएंगे, पीस ऑफ माइंड से काम करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा मेरा ये है कि गवर्नमेंट के अंदर जो वैल्यूएबल खबरें कंटेंट पड़ी हैं जो मीडिया को मिल नहीं पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो उनका जो है रेशो उनको मैं ब्लड की तरह बाहर भेजूं, यानी ताकि लोग कनेक्टिविटी। उसको, हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो तय आपने करना है, कनेक्टिविटी आपस में, कम्युनिकेशन को फास्ट करना, बिल्कुल मटेरियल उपलब्ध करवाना। ये भी एक मटेरियल अगर सोशल मीडिया में जाता है, ये भी जनता के लिए अच्छी चीज है। जैसे हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है कि जिसमें हार्टिकल्चर में 90% तक सब्सिडी है। एक एफपीओ बनाओ तो गवर्नमेंट 5 करोड़ के ऊपर 90% गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल ये नहीं पता है। तो यानी कि बहुत सी ऐसी जानकारी है जो अछूती रह जाए। तो मेहता साहब ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और इनका जो तजुर्बा है, इनका जो अनुभव है वो इतना लंबा चौड़ा है कि इस टाइम यदि हम प्रोग्राम न चाहवा तो सवेरे तो लेकर सांझ तक चला सका, लेकिन हम इनका मेहता साहब का जो लाभ है वो टुकड़िया में लेवांगे, छोटे छोटे टुकड़िया में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसमें फिर दर्शक शेयर करने में थोड़ा सा उकताम है। तो भाई जाना सियाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे मिलकर वीडियो ने शेयर कर दो। और मेहता साहब आखिर में आप पे एक संदेश में जरूर चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं जो लोग, चाहे वो किसी भी वेदना संवेदना में आकर या लाइव आकर कोई न कोई मैसेज देने का जो उनका प्रयास रहा है, किसी घटना को दिखाने का जिस तरह आप बता रहे थे, उन लोगों को आपकी तरफ से के ठोस संदेश आप देना चाहोगे? मान लो आपने थोड़ा घुमा के पूछा है, मैं सीधा ही बता देता हूँ। आप उन लोगों की बात कर रहे हो जो सरकार के विरोध में खबरें करते हैं, कहीं भी, मतलब चाहे वो समाज के या सरकार के विरोध में, देखो करने में कोई हर्ज नहीं है, पर मेरा उनको संदेश ये है कि जो भी हो वो कुतर्क ना हो, तर्क से दो। चाहे वो सरकार के विरोध में जाए, कोई ऐसा तो नहीं है कि आज ही ये सरकार आई है और इसका आप विरोध ये सरकार सुनती भी है, सारी बात है, तर्क से खबर करो। ये जो रात को खबर डालते हैं 12 बजे के बाद खट्टर सरकार गिर गई, अब जो आदमी बेचारा 11 बजे सो गया, उसने 6 बजे घड़ी देखी और खबर देख ली, वो नू सोचा है कि यार बेरा नहीं, मैं तो सो गया था, रात ने किमें हो गया हो, हाँ रात ने किमें हो गया हो, तो आधा घंटा तो उसका दिमाग खराब रहता है। फिर वो गाड़ी निकालता है खबर डालने वाले को। तो भाई गाड़ियां क्यों खाते हो लोगों की? देखो क्रेडिबिलिटी तो आपकी एक बार अगर गई तो गई, वो वापस नहीं आती। शक्ल देखते लोग कह देते हैं तो झूठी करे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता साहब। तो भाई मेहता साहब ने खास जानकारी दी, और खास तौर पर सोशल मीडिया को किस तरह से एक हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जा सका है, और एक वरदान के रूप में भी सोशल मीडिया समाज के लिए साबित हो सका है। तो मेहता साहब ने खास जानकारी दी भाई किस तरह से हम अगर अच्छे तरीके से, और फिर वही बात है, सरकार की भी यदि खामी है, सरकार की यदि कमी भी है, तो उसको भी आप तथ्यपूर्ण तरीके से उजागर करो, ताकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका उसके ऊपर ध्यान जावे और उसका समाधान हो जाए।
और भी बहुत कुछ अगली चर्चा में तुमने सुनने मिलेगा। जब तक इस वीडियो ने जी लाके शेयर कर दो भाई, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या उसके दूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेहता साहब, ठोको शेर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।